नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 का ये हमारा सेकंड वीडियो है। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी और उस टाइम पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ब्रिटिश जो है उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया था, जैसे कि वो रेलवे लेके आए थे और उन्होंने ब्रिजेस बनाए थे इंडिया में। इलेक्ट्रिसिटी भी उन्हीं की वजह से आई थी। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे जो उनकी वजह से आए थे। आपको याद है कि दिल्ली में संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, ये सब उन्हीं के टाइम पे बना था। तो काफी सारी जो मॉन्यूमेंट्स हो गए या फिर इलेक्शंस वगैरह का जो काम हुआ था, ये सब उन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उनका मोटिव क्या था? वॉज टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड टू इंग्लैंड। मतलब बाहर का जो फॉरेन ट्रेड था ना, इंग्लैंड से आके यहाँ पे ट्रेड करने का उनका ये मकसद था बेसिक। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो थी वो डेवलप की गई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, है ना। टेलीफोन वगैरह नहीं हुआ करता था पहले, तो यहाँ पे मोबाइल, मतलब मोबाइल तो नहीं, सॉरी, टेलीफोन वगैरह इस्तेमाल और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी डेवलप की गई। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इंडिया जो है वो ब्रिटेन को सर्व कर रहा था, तब एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप किया गया। ठीक है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट भी उसी टाइम पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो क्या थे। देखिए, क्रूशियल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जरूरी होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उस टाइम पे थी नहीं, उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं थी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थी इंडिया में वो नहीं थी। ठीक है, तो उसी तरीके से रोड हो गया, पोर्ट कनेक्टिविटी हो गया, वो डेवलप किया गया, बट लिमिटेड टू द रूट्स। मतलब कुछ ही रूट्स पे डेवलप किया गया, यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। वो जहां से अपना आना जाना कर सके, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह का डेवलपमेंट किया, है ना। बंदरगाह बनाए और रोड बनाए। ठीक है, मेजर कमर्शियल सेंटर से उन्होंने यहाँ पे अपने पोर्ट्स को जोड़ा। तो देयर वर फ्यू अदर एरियाज विच वर कनेक्टेड थ्रू रेलवेज। देखिए, रेलवे को भी कनेक्ट किया गया। उन्होंने रेलवे, उनका कोई इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं था कि हमें इंडिया को डेवलप करना है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो इंडिया में रेलवे लेके आए। ठीक है, जिससे कि वो आर्मी का मूवमेंट जो है वो क्विक कर सके और यहाँ से जो चीजें हैं वो आसानी से दूसरे देशों में भेजी जा सके। तो इनका जो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल था वो इंक्रीज हुआ इससे। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है कुड हैव बीन यूज्ड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिट वाज मेजर बैरियर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना वो अच्छा नहीं था। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएट जो था उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो एक मेजर चैलेंज बना पॉलिसी मेकर्स के लिए। ठीक है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, टू ग्रुप्स में। पहला था हमारा फिजिकल और दूसरा था हमारा ह्यूमन। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या था? रोड था, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं था ये सब। ठीक है, तो इसको हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं एज इट मेक अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन इनकम जनरेशन। ठीक है, इनकम जनरेशन में इनका जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। दूसरी जो कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देता है इनकम जनरेशन में। दूसरी कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस को ना ट्रेनिंग
दी जाती है, स्किल दी जाती है, जिससे कि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे लोग थे वो भी इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं थे, ट्रेन नहीं थे। ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या क्या आता है। एसेट दैट एड सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे एसेट्स जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग एंड दूसरे, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, अच्छे स्कूल नहीं होंगे, तो फिर जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ जाके पढ़ेंगे, और अगर उनकी हेल्थ अगर ठीक नहीं हुई तो मतलब वो क्या, मतलब क्या डेवलप करेंगे आगे। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जो था ह्यूमन डेवलपमेंट को उसने प्रायोरिटी दी ही नहीं। उसने तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना और इंग्लिश तक ही सीमित करके रख दिया था। ठीक है, मकाले का नाम आपने सुना होगा, बेबिल्टन मकाले। उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया इंडिया का। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर की जो कंडीशन थी वो भी काफी ज्यादा खराब थी। हॉस्पिटल्स लिमिटेड थे बड़े बड़े सिटीज में भी, और एंशियंट हेल्थ केयर सिस्टम जो था वो बिल्कुल खत्म ही हो रहा था, जो हमारे इंडिया का आयुर्वेदा वगैरह था, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे जो है जन्म लेते जो मर जाते हैं, या माताओं की डेथ हो जाती है बच्चों को जन्म देते समय, और डेथ रेट, ये सब ना बहुत ज्यादा हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी ना उस टाइम पे जस्ट 32 ईयर्स थी, अब तो फिलहाल 66 ईयर्स से ज्यादा है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जो था वो कुछ बेहतर था, बट एक्सेसिबल नहीं था सबके लिए, सब नहीं पढ़ सकते थे। तो ब्रिटिश ने स्टार्ट किए फॉर्मल स्कूल्स। ठीक है, जो कि लिमिटेड थे कुछ ही सिटीज में। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स बन गया टू गेट जॉब इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई जिसको इंग्लिश आती होगी वही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब ले सकता है। हायर एजुकेशन के लिए 16 यूनिवर्सिटीज थी सिर्फ इंडिया में, और पूरी पॉपुलेशन थी हमारी 274 मिलियन 1941 में। इसका मतलब क्या था, 17+ मिलियन पीपल जो था उनके लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतने लोग जाके एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से एजुकेशन जो था ना, विच इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि जरूरी मीडियम था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वो एक्सेसिबल नहीं था सबके लिए। और पावर्टी भी तो बहुत ज्यादा थी। अब इंसान कमाएगा खाएगा या पढ़ाई पे पैसे खर्च करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम पे लिटरेसी रेट जो थी वो 16% थी मेल्स में, और फीमेल्स में कितनी थी, 7%। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कि भाई देखिए एजुकेशन का क्या लेवल था। उसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को एंड हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन जो था ना वो काफी ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था। तो जीडीपी भी इम्पैक्ट हो रही थी, जीडीपी हमारी बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी। तो इसको हम डिमांड इंड्यूसिंग सर्विस कहेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड हो गया, एयरपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वाटर सप्लाई, इरिगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब चीजें जो थी। तो मिड 19th सेंचुरी तक मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो वाज नेविगेबल रिवर्स। ठीक है, मिड 19 तक जो ट्रांसपोर्टेशन दूर से जो ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम था वो क्या था, नदी के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होती थी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड के लिए कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि ब्लॉक कार्ड्स, स्मॉल रिवर क्राफ्ट, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो मतलब रेलवे सिस्टम भी और गाड़ियां ये सब इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, या छोटी छोटी नदियों के द्वारा, नाव के द्वारा ही लोग ट्रैवल करते थे। तो ऐसा जो सिस्टम था ट्रांसपोर्ट का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यूज मच लेबर। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में ना ज्यादा लेबर यूज होता था और टाइम भी यूज होता था। तो इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे का, रेलवे आया, और शॉर्टर टाइम टेकन इन लॉन्ग डिस्टेंस। अब लंबी दूरी जो है ना वो कम समय में हम तय कर सकते थे। तो इस वजह से जो लोग है ना रेलवे की तरफ काफी अट्रैक्ट हुए। अभी भी देखेंगे तो इंडिया में रेलवे की मोनोपोली है, और मतलब जितने भी
ट्रेड होते हैं ज्यादातर रेलवे की वजह से होते हैं। लोग आ जा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पढ़ने के लिए। ठीक है। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन जो है वो 1850s में स्टार्ट हुआ। और इस टाइम पे जो उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इट कंटिन्यूड ऑलमोस्ट एक्सेसिवली टू बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्रेन्योर्स थे इंग्लैंड के उनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट रहा 1870s तक। 1870s में जब गवर्नमेंट जो है उसने पाया कि रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उसने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली इन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब 1920s में ऑल रेलवे इन इंडिया वर ब्राउट अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद रेलवे को ना इंडिया के गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंडर ले आया गया। उसके बाद इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया वर्ल्ड का। ठीक है। अब रेलवे कंस्ट्रक्शन जो है उसने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दिया और फाइनेंशियल और लेबर मार्केट को भी काफी बढ़ावा दिया। ठीक है। तो इसके बाद देखिए रेलवे आने के बाद जो इंडिया की कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई। अब लोग जो है ना आसानी से जॉब्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो इफेक्ट थे वो वीक थे टिल द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। रेलवे जो है वो यूज किया गया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए दोनों वर्ल्ड वॉर में। गवर्नमेंट ने क्या बनाया, रेलवे वर्कशॉप बनाया इंडिया में कि भाई वो प्रोडक्शन के पार्ट्स को और अच्छा कर सके, रिपेयर कर सके। कोल माइनिंग जो है वो स्टार्ट किया गया इंडिया में जिससे कि रेलवे की नीड्स को पूरा किया जा सके। पहले ऐसी रेलवे नहीं थी ना, पहले तो कोयले से ही चलती थी ना ट्रेन। तो जो रेलवे का रोल था वो मेजर सोर्स ऑफ डिमांड बन गया बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया में उनके लिए। ठीक है। अब रोड जो था वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए जरूरी था। रॉ मटेरियल की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए रोड की जरूरत थी जिससे कि भाई फिनिश गुड्स दूसरे तक पहुंच सके। अब जो चीजें बनी हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो बिना प्रॉपर रोड के वो काफी मुश्किल हो जाता था भाई कि एक जगह दूसरी जगह लेके जाए। तो रोड जो है वर अ लो प्रायोरिटी एरिया ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो रोड पे इन लोगों ने ना उतना खर्चा नहीं किया, उतना मतलब इनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी इतना ज्यादा रोड वगैरह को बनाना। ठीक है। हॉर्स इस्तेमाल करते थे ये लोग, क्या हॉर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। तो ये चीज यहाँ पे थी। आर्मी की मूवमेंट के लिए ओनली सच रूट्स वर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। टू रेलवेज एंड पोर्ट्स वर गिवन इंपॉर्टेंस। तो रेलवे और रॉ मटेरियल को ना रेलवे से मूवमेंट करवाया जाता था और पोर्ट वगैरह को इनको ही इम्पोर्टेंट लिया जाता था। रोड की जो लेंथ है ना वो कब ग्रो हुई, मच स्लोअर पीस, मतलब रेलवे से काफी धीरे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। 1931 तक द लेंथ ऑफ मेटल रोड पर 1000 पर्सन वॉज जस्ट 0.4 किलोमीटर। देखिए 1931 तक इन्होंने सिर्फ ना इतना इतना ही रोड बनाया था 0.4 किलोमीटर्स तक ही। ठीक है। द रेशियो वॉज अबव 1.5 इन अदर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश। जैसे दूसरी कॉलोनीज जो थी ब्रिटिश ने जहां पे कब्जा कर रखा था वहां पे 1.5 किलोमीटर तक बनाया गया, लेकिन इंडिया में जो था 0.4 किलोमीटर ही था। ठीक है। मतलब इस हिसाब से था दोनों का रेशियो। अब गवर्नमेंट का जो बेनिफिट था रोड कंस्ट्रक्शन से ना वो उतना ज्यादा बेनिफिट उसे होता नहीं था। इंडिया का कॉस्ट लाइन काफी ज्यादा था जिसको इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ब्रिटिश रूल में। तो वो जो भी कर रहे थे वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए या फिर इंडिया के फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल पोर्ट्स का डिक्लाइन हुआ, जैसे मुसलीपट्टनम हो गया, कैम्बे हो गया, ये सब केरला की तरफ है। मेजर पोर्ट्स जो थे कैरेड द बल्क ऑफ फॉरेन ट्रेड का पूरा बल्क वो जो ये पोर्ट्स लेके जाते थे वर न्यू साइट्स वेयर रेलवे एंड मॉडर्न हार्बर्स कवर्ड, यानी कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, कराची, रंगून। अब ये जो पोर्ट्स थे सर्व एज एक्सपोर्ट आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट एज ऑफ वास्ट इंटरनेट। मतलब ये जो पोर्ट्स थे ना इसकी वजह से ही एक्सपोर्ट हो पा रहा था यहाँ पे। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है was hindered due to lack of economic activities infrastructure।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें काफी बाधाएं आई, काफी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है। पोस्टल सर्विस जो है वो उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1858 में, यानी कि पोस्टमैन वगैरह जो कोरियर वगैरह हम करते हैं या फिर लेटर लिख के भेजते हैं, तो ये सारा था 1858 में स्टार्ट किया इन्होंने। मतलब पहले रेलवे स्टार्ट हुआ 1853 में और उसके बाद पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुआ। लेकिन इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ कब? लेट 19th सेंचुरी में। इसके एक्सपेंशन के बाद डिमांड ड्राइवन बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ बैंक्स। ठीक है। तो बैंक्स नहीं थे, पोस्ट ऑफिस नहीं थे, तो ये एक एजेंसी की तरह काम कर रहा था कि भाई अंदर ही अंदर अगर कुछ भेजना है लेटर वगैरह, तो उसके लिए काम कर रहा था। पोस्ट ऑफिस जो थे वो ज्यादातर पॉपुलेटेड विलेजेस जो थे ना, वहां पे पोस्ट ऑफिस प्रेजेंट थे। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पोस्ट ऑफिस का वाज लेटर यूजफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट फॉर मोबिलाइज सेविंग्स इन रूरल इंडिया। पोस्ट ऑफिस का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल में आया कि भाई गांव के एरिया में लोग जो है ना सेविंग्स कर सकते थे। प्रोसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज इनहेरिट इनइक्वालिटीज। यहाँ पे इनइक्वालिटीज भी काफी ज्यादा थी। इरिगेशन सिस्टम जो था वो रिमेन, मतलब पुराने समय का ही रह गया। इन्होंने कुछ ज्यादा डेवलप नहीं किया इरिगेशन सिस्टम को, जबकि इंडिया की पूरी मोस्टली इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। तो ये मतलब कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस करते थे, जिससे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जमीन खराब हो रही है या फिर हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। इनको बस पैसा चाहिए था। ठीक है। और इनको बस फंड्स चाहिए थे। मतलब ये उनसे बस टैक्स वगैरह लेने का ध्यान रखते थे, और बाकी उनके जो सिस्टम्स थे इरिगेशन सिस्टम, उस पर कोई फोकस नहीं था इनका। ठीक है। अब रेलवे deprioritized routes and electricity generation was limited to important cities. Communication and local transport thus had high regional variation. ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो जरूरी था कि भाई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को चलाया जा सके, है ना, और इम्पोर्टेंट सर्विसेज दी जा सके लोगों को। अब ये कॉम्बिनेशन था फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चलाएगा? इंसान ही तो चलाएंगे ना, जिससे कि एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन चल सके गवर्नमेंट की। इंडिपेंडेंस से पहले हर एक प्रोविंस जो था इंडिया का, इसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जो एक रीजन बन गया कि टू डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू रूल सच अ वास्ट एरिया। अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनको बनाना ही था कि भाई इतने बड़े एरिया पे आप कैसे रूल करेंगे। ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया गया इंडिया में, हर एक प्रोविंस में, जिससे कि ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट्स, कई ज्यादा रिवॉल्ट्स हुए, मतलब रेबेलियंस फ्रॉम मासेस। मतलब जो क्रांतिकारी थे इन लोगों ने काफी ज्यादा रिवॉल्ट किया। लोकल पुलिस स्टेशंस बनाए गए, रिक्वायर्ड टू सेटअप टू कंट्रोल एनी रिबेलियन। पुलिस स्टेशन बनाए गए कि भाई आप जो विद्रोही लोग हैं उनको संभालिए। पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बनाए गए फास्टर मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन की मूवमेंट ज्यादा फास्टर हो सके। ठीक है। इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो भी स्टार्ट किया गया ब्रिटिश रूल में, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए कि भाई आप इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराएंगे। थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट सफिशिएंट टू सर्व एंटायर population even after independence. The same administrative infrastructure had to be used for different administrative function of Indian government. तो ये जो चीजें थी ना, इंडिपेंडेंस के बाद भी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। अब उसके बाद होता है मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। तो परफॉर्मेंस जो थी किसी भी इकोनॉमी की वो इवेलुएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है गुड्स एंड सर्विसेज की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जब हम बात करते थे प्रोडक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स यानी कि जीडीपी की, ठीक है, तो एग्रीगेट देयर वाज अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। दूसरे भी इंडिकेटर्स थे जिससे कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता था, जैसे कि कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल की जरूरत पड़ती थी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग। ठीक है। Judging the performance of economy for equity angle, the rate of growth
पर कैपिटा इनकम इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम ये निकाला जाता था पीसीआई बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके कि भाई एक आदमी कितना कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी है। तो जब हम पूरे नेशनल इनकम निकाल लेंगे और उसके बाद जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम कितना है, मतलब एक आदमी की कमाई कितनी है। ठीक है, अब 1900 से 1947 तक नेशनल इनकम जो है वो 0.4% पर एनम इंक्रीज हो रही थी। देखिए कितना कम है। पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ 0.1% पर एनम इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, ये बहुत कम था। 50-year पीरियड फॉर 1900 टू 1947, 50 साल में ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो थी वो भी काफी ज्यादा कम थी, है ना। और हर एक स्टेट में इंडिया के अनइक्वल थी, अलग अलग थी। तो मैक्सिमम शेयर जो था नेशनल इनकम का वो किससे था, एग्रीकल्चर से था। इसके बाद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना वो काफी लोएस्ट था तीनों में से, तीनों सेक्टर्स में से। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम, ठीक है, बिलियंस में और पर कैपिटा इनकम रुपीज में। तो पर कैपिटा इनकम यानी कि एक आदमी जो है वो 228 रुपए कमा रहा है ना, कितना कम है 1900 में। और उसके बाद अगर 47 इयर्स बाद देखें तो भी जो है इनकम में ज्यादा बदलाव नहीं है। 39 रुपीज, 239 रुपीज कमा रहा है। तो कितना ज्यादा कम है ये। तो 47 इयर्स में देखिए कितना कम इंक्रीमेंट हुआ है। अब सेक्टोरल शेयर हम देखेंगे नेशनल इनकम का, तो 1900 से 1904 तक प्राइमरी सेक्टर कितना दे रहा है, 66% दे रहा है, सेकेंडरी 12% और टर्शियरी 23%। और नेट इनकम जो अब्रॉड से हो रहा है वो बिल्कुल माइनस में नहीं हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, वहां से आ कुछ नहीं रहा है। देखिए 42 से 46 तक, उसके बाद भी देखिए कितना ज्यादा कम है, 53.3% है। एग्रीकल्चर का शेयर सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी काफी कम है। तो ग्रोथ रेट जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर में 0.4%, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत कम है। देखिए आप सेकेंडरी और टर्शरी से ज्यादा कम है। तो सेकेंडरी में क्या क्या आता था, देखिए सेकेंडरी सेक्टर में आता था माइनिंग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रहा था ओवर 4% पर एनम, बट मच लार्जर सेगमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है 1% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा था। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ग्रो एट 2% पर एनम, 2% से इंक्रीज हो रहा था। ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट जो है 1.5% पर एनम के हिसाब से। ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ जो थी इंडियन इकोनॉमी की वो कितनी थी, 0.4% पर एनम, है ना, जिसमें एग्रीकल्चर का शेयर काफी कम था। Estimate by Cambridge University historian Angus Madison reveals that India's share of world income fell from 22.6% in year 1700। इंडिया का जो शेयर था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ये बताया, जो कि यूरोप का जो शेयर था वो था उस टाइम पे 23.3%, है ना, 1700 में, जब ब्रिटिशर्स जो है उनका पूरा यहाँ पे आना नहीं हुआ था तब की बात है। ठीक है, टू अ लो ऑफ 3.8% इन 1952। अब ये जो डिक्रीज हुआ इंडिया के शेयर में, वर्ल्ड इनकम एक्सप्लेन द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे मतलब देखिए कितना कम हो गया। और पहले जो हमारी कंट्री का जो जीडीपी था वो कितना अच्छा था, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको ट्राई करना है, इसी से रिलेटेड है जो क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था 1947 में, क्या पॉलिसीज थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो कंप्लीट है। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट एंड पैराडिग्म्स। ठीक है, थैंक यू।